नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी में इन दिनों सुर्खियां बटोर रही ब्राह्मण पॉलिटिक्स के बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा पासा फेंका है। अपने जन्मदिन पर मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि ब्राह्मण को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, ना ही कोई चीज उन्हें डरा सकती है। बीएसपी की यानी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर ब्राह्मणों को सम्मान फिर से लौटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज किसी बहकावे में ना आए, बसपा की सरकार बनने पर उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। और उससे भी अहम बात ये जो उन्होंने कही कि हमारी यानी मायावती की सरकार में पहले भी ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो क्या मायावती हाथी नहीं, कोट अनकोट हाथी नहीं गणेश है वाली पॉलिटिक्स और उससे मिली कामयाबी को 2027 में दोहराने की कोई रणनीति, कोई ताना बाना बुन रही है? और क्या ऐसा हो भी पाएगा? ये जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम। कासिम साहब, बड़ा ऑफर दे दिया है मायावती ने ब्राह्मण बिरादरी को। क्या ब्राह्मण समाज सुनेगा उनका ये ऑफर? हाँ नीरज जी, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में इधर ब्राह्मण जो है बहुत दिनों से, बल्कि 2022 से ही शुरू हो गया था। हालांकि उसका फायदा अखिलेश यादव को नहीं मिला था। परशुराम की मूर्ति की बात, परशुराम के नाम पे कार्यक्रम की बात, ये सब कुछ हुआ था। मैं पिछले डिबेट में भी आपके साथ ये बात कह चुका हूँ कि ब्राह्मण जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये भी एक सच्चाई है कि मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच एक सत्ता को उसको लेके एक हमेशा एक कड़वाहट सी रही है। उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी रहे हों या क्या कहते हैं आपके कमलापति त्रिपाठी रहे हों या दूसरे तमाम ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सबसे पहले वीर बहादुर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजनाथ सिंह, ये सब दौर आते आते और अब योगी आदित्यनाथ का दौर चल रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ को एक योगी, एक संत के तौर पे रखा जाता है, लेकिन जब विपक्षी उन पे हमलावर होते हैं तो उनके विष्ट नाम के सरनेम के साथ उन पे हमलावर होते हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में बहुत ज्यादा तनाव रहा है, वो चाहे गोरखपुर रहा हो, चूंकि गोरखपुर एक ब्राह्मणों का एक बड़ा एक छत्र राज हुआ करता था, हरिशंकर तिवारी रहे हों या आप क्या कहते हैं वो त्रिपाठी रहे हों या दूसरे तमाम नेता ब्राह्मण रहे हों, वहां पर वीर बहादुर सिंह निकले और अब जो है योगी आदित्यनाथ। इसी तरह प्रतापगढ़ है, इसी तरह से आपका सुल्तानपुर का हिस्सा है। ये तमाम जो है यहाँ पर कहा जाता है कि ठाकुर ब्राह्मण में एक बैर सा रहता है सियासी। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद 17 में बने, 22 में फिर उसी तरह से वोट मिला। हालांकि कुछ कम हो गया, 24 में कम हुआ तो उसके तमाम दूसरे कारण है। कम हुआ तो वो किधर गया, खासतौर से क्षत्रिय नाराज था 24 में। जो संगीत सूंद शुरू करते हैं वहां से पश्चिम से आवाज उठती है और पूरब तक चली आती है। मायावती का ये पासा कहिए या मायावती का ये मैसेज कहिए या पैगाम कहिए या वो पुरानी सरकार अपनी याद करा रही है 2007 से 12 वाली, इसमें कोई शक नहीं कि 7 से 12 की सरकार में ब्राह्मण समाज को खूब प्रतिनिधित्व मिला था और ब्राह्मण समाज के लोग कैबिनेट से लेकर निगमों और आयोगों तक में उनकी एक अच्छी भागीदारी थी। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक एक घर में 2-2 लाल बत्तियां, 3-3 लाल बत्तियां थी। सुल्तानपुर में डॉक्टर त्रिपाठी हैं, उनके पिता पुत्र दोनों जो हैं वो आयोग के चेयरमैन थे। इसी तरह से सतीशन मिश्रा जी के परिवार में तमाम लोग जो है वो लाल बत्तियों में घूम रहे थे। ये फायदा तो मिला था, लेकिन क्या ब्राह्मण आएगा, आपका ये सवाल। मुझे लगता है कि ब्राह्मण जो है वो इंतजार करेगा। ये सच है कि समाजवादी पार्टी उसका विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण के लिए। स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं ब्राह्मण समाज की। लेकिन बहुजन समाज पार्टी विकल्प हो सकती है उनके लिए, क्योंकि वो उनकी आजमाई हुई पार्टी है और 7 से 12 में उन्होंने उनको थोड़ी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन सीएजीएस का जो डेटा कहता है कि उन्होंने लगभग 30 से 35% वोट, 40% के करीब किया था रिजर्व सीट पे खास तौर से।
हम्म। तो ऐसे में मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरी हम्म। अपने पास जो खबर है, इससे रैली के बाद जो मायावती ने एक बैठक की थी अपने नेताओं की, उन्होंने कहा देखिए ब्राह्मण आएगा आपके पास तब जब आपके साथ पिछड़ा और मुसलमान उसे दिखाई देगा। हम्म। अगर वो आता हुआ दिखाई दे गया तो ब्राह्मण बिल्कुल आएगा। अब ये है कि पिछड़े और मुसलमान के लिए मायावती के पास क्या फॉर्मूला है, पिछड़े और मुसलमान को कैसे लाएंगी, क्या उसके पीछे एक रणनीति होगी, ये सारे सवाल जो है पर्दे के पीछे हैं। इनका जवाब जब आएगा तो ब्राह्मण वाला जवाब अपने आप मिल जाएगा, बकौल मायावती के। नीरज जी। हम्म। तो जो नाराज ब्राह्मण है, आपने कहा कि जो हम एक नेचुरल सियासी सोच है कि नेचुरल चॉइस नहीं है, बीजेपी को ही देते हैं। वो डाटा सीएसडीएस का कि 89% दिया 2022 में, 87% दिया 2017 में, तमाम नाराजगियों के बावजूद। लेकिन जो नाराज ब्राह्मण है, एक तबका उसका एक ब्राह्मण बिरादरी का है, वो आपका कहना है कि बसपा का रुख कर सकता है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि दर्शकों को यह बात और क्लियर हो जाए। नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा जो नाराज तबका है हम्म। वो उसकी नाराजगी जो है इसी बात को लेके है कि ब्राह्मण, जैसे हम लोगों ने पिछले उसमें सिर्फ ब्राह्मण पर डिस्कस किया था, तब भी हम लोग का टॉपिक ब्राह्मण था। हम्म। तो मैंने यही बात कही थी कि ब्राह्मण जो है वो अपनी भागीदारी चाहता है, कैबिनेट में चाहता है, संगठन में चाहता है, निगम आयोग में चाहता है। वो उसे उतनी नहीं मिल रही। बहुजन समाज पार्टी की सरकार का अगर आप निकालिएगा ब्राह्मणों की भागीदारी, तो मुझे लगता है कि किसी भी मुख्यमंत्री के, ब्राह्मण मुख्यमंत्री के जमाने में भी इतना ब्राह्मण समाज को नहीं मिला था जितना बहुजन समाज पार्टी की 7 से 12 की सरकार में मिला था। क्या मायावती आज वो याद करा के बताना चाहती हैं कि हमने जो आपको दिया था हम्म। पूर्व में शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने पूर्व की सरकार में? तो ऐसे में ब्राह्मण जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब उसे लगेगा कि हम जहां जा हम्म। रहे हैं हमारा जाना कामयाब होगा, हमारे मकसद में हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये ना समझ हो गया। कि हम जाए समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी जीत जाए, मिसाल के तौर पे। तो ये, अब ब्राह्मण से ज्यादा कोई जानता नहीं। किसी हम्म। गांव में अगर 2 घर भी ब्राह्मण हैं तो उसके हाथ में पूरे गांव की नब्ज है। वो जानता है कि हमारे गांव का वोट किधर जा रहा है। अगर वो देख रहा है कि आसपास के गांव का हमारा वोट, जो हमारे गांव का वोट जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, पिछड़ों का भी जा रहा है, मुसलमानों का भी जा रहा है, शेड्यूल कास्ट का भी जा रहा है, तो उसे जाने में कोई देर नहीं लगेगी। तब वो जाएगा भी और माहौल भी बनाएगा। हम्म। लेकिन सूखे सूखे आश्वासन पे चला जाएगा, मुझे इस पे संदेह है नीरज जी। हम्म। तो अगर हम अभी जगह से देखते हैं, अखिलेश यादव के पास तो ज्यादा ऑफर है मायावती से। आज की तारीख में वो एक मजबूत विपक्ष है जो बीजेपी से सीधे सीधे टक्कर लेते हुए नजर आ रहा है। उनके पास ज्यादा ऑफरिंग है, वो ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं। मायावती ने तो पहली बार अभी कहा है। माने फिर अखिलेश में अपना मुस्तकबिल क्यों नहीं देखेगा ब्राह्मण? अगर वो नाराज भी है और वो बदलना चाहता है अपना पाला, तो मायावती से बेहतर क्या अखिलेश यादव उसका विकल्प नहीं है? नहीं, ब्राह्मण की सोच का दायरा थोड़ा सा अलग है। ब्राह्मण अलग तरह से देखता है, अलग तरह से सोचता है। जैसे मायावती है, हम्म। अगर मायावती मंदिर नहीं जाती है तो मजार पे भी नहीं जाती। अगर मायावती भंडारा नहीं करती है तो अवतार भी नहीं करती। हम्म। अखिलेश जी के साथ ये बात नहीं है। हम्म। अखिलेश यादव के साथ ये चीज दिखाई नहीं देती। और दूसरी चीज ये है कि ब्राह्मणों का पता नहीं क्यों नेचुरल अलायंस अखिलेश के साथ हो नहीं पाता है। हम्म। मुलायम सिंह के साथ भी आप देखें, उस जमाने में क्षत्रिय तो खूब आया मुलायम सिंह के साथ। हर जिले में एक ठाकुर बड़ा नेता मुलायम सिंह के साथ था। कहीं पे अरविंद सिंह गोप थे, तो कहीं आपके रघुराज प्रताप सिंह थे, तो कहीं कुलदीप सेंगर थे। इस तरह से उनके पास राजकिशोर सिंह थे। बहुत, मतलब यहां से लेके बलिया देवरिया तक उनके पास ठाकुर हुआ करते थे। यशवंत सिंह थे, और तमाम लोग थे। लेकिन ब्राह्मण इस तरह से नाम उनके पास नहीं थे हम्म। उस जमाने में भी। अखिलेश के साथ भी यही है कि एक तेज नारायण पांडे को अगर छोड़ दिया जाए या एक सुल्तानपुर का एक दो नाम छोड़ दिया जाए, तो अखिलेश के साथ ब्राह्मण नहीं है उस तरह से। अखिलेश की कोर टीम में भी आपको ब्राह्मण नहीं दिखाई देगा। जी। दिखाने के लिए सही, सॉरी, मायावती के पास सतीश मिश्रा है। और दिखाने के लिए इस तरह से सतीश मिश्रा है कि मिश्रा ने 2007 से 2012 के बीच की जो सरकार थी, जो 2007 में जो इलेक्शन हुआ था, जिसको चाहा उसको टिकट दिलाया, जिसको चाहा उसको राज्यसभा भेजा। आप देखिए, ये ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से एमपी भी रहे, लोकसभा के भी और राज्यसभा भी गए। उनका साला जो था एमएलसी था। एक ही परिवार में इतना सब कुछ था। तो इस तरह से मिला था।
अखिलेश यादव का दायरा सीमित है। अखिलेश यादव इतना नहीं कर सकते हैं मायावती जितना कर सकती है, क्योंकि ब्राह्मण बहुत समझदार कौम है। तो ब्राह्मण का कैलकुलेशन जो है वो फिर अपना घर तभी छोड़ेगा जब उसको वो घर जो है जो अपना जैसा लगेगा। समाजवादी पार्टी उसको अपने जैसा घर भी नहीं लगती है। महत्वपूर्ण, बहुत बहुत अहम आपने ये लेकिन बात अब कही। एक और सवाल मैं पहले एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि हम चूंकि 2027 विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो मैं 2024 को एक बार छोड़ता हूं। 2017 का विधानसभा चुनाव, मायावती का कोर सजातीय वोटर यानी जाटव वोटर मायावती को मिला 87%, 87%, यानी कि एक मुश्त। लेकिन 2022 तक आते आते वो 87% से घटकर 65% पर आ गया। मेजर कमी आई जाटव वोट के अंदर, जो आज भी जिसे हम जब बात करते हैं तो मानते हैं वो मायावती के साथ एक मुश्त होकर चला जाता है। 87% से घटकर 65% आ गया। 2024 में उसके अंदर ये गिरावट जारी रही। तो 2027 के चुनाव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या ये नहीं है कासिम साहब कि मायावती अपने उस जाटव वोटर को 65-60% पर जो आ गया है उसको वापस उसी 90% पर लेकर जाएं, उसे वापस अपने पास लेकर आएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे वोट का कम मिलना परसेंटेज में और वोट का जाना दोनों अलग अलग चीजें। 22 में मायावती को वोट जाटों का कम मिला, 89 से आ गया 65 पे। लेकिन 24 में वोट कम मिला और वोट गया भी, संविधान बचाओ के नाम पर, आरक्षण बचाओ के नाम पर, किसी भी तरह से वो दूसरी तरफ गया भी। लेकिन ये 9 अक्टूबर की जो रैली थी, काशीराम वाली, उस रैली से वो मैंने वापस आते हुए देखा। देखिए, लड़ती हुई मायावती जाटो या अनुसूचित जात का वो व्यक्ति या वो वोटर या वो समर्थक, वो किसी भी जात का हो, खटीक हो, कोरी हो, पासी हो, वो किसी भी बिरादरी का हो, जाटों के अलावा मैं कह रहा हूं, वो अगर बीएसपी को लड़ता हुआ पाएगा तो उसकी पहली चॉइस बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि उसने 4 सरकारों में मजे किए हैं, नौकरियां पाई हैं, टूटी चप्पल में भी थाने गया है तो कोतवाल खड़ा हो गया है, अगर फटे कपड़ों में भी डीएम के यहाँ गया तो उसकी सुनवाई भी हुई, उसका काम हुआ है। तो वो चीज उसे मायावती के साथ रुकने की प्रेरणा देता है। जब मायावती लड़ती हुई दिखाई नहीं दी 22 में, हमने आपने सबने देखा मायावती लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। 24 में मायावती लड़ती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस रैली के बाद से लगातार मायावती लड़ती हुई दिखाई दे रही है और बड़े कॉन्फिडेंस से, रैली में भी उन्होंने कहा था कि मैं क्या कहते हैं, सरकार बनानी है, लड़ूंगी, मैं अपनी जान लगा दूंगी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हमको सरकार बनानी है, इस तरह की बातें वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। उनके कॉन्फिडेंस के पीछे, जैसे आज 18 मंडलों में मायावती का जन्मदिन मनाया गया। अभी तक देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तक उन्होंने कोई रैली नहीं की। 9 अक्टूबर की रैली, काशीराम के परिनिर्वाण दिवस की पे श्रद्धांजलि सब के लिए आए थे लोग, रैली नाम नहीं दिया उन्होंने अपनी तरफ से। रैली हो गई तो हमने भी, आपने सबने कहा रैली। उसके बाद 6 दिसंबर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस, उसमें एक नोएडा किया, एक लखनऊ कार्यक्रम किया, दोनों हिस्सों में। आज मायावती का जो है हर जिले में होता था, उसे आज मंडलों में किया। अभी अब मैं जब ऊपर आ रहा था मेरे पास सहारनपुर से एक फोन आया, उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ सहारनपुर में जो कार्यक्रम हुआ है, मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि 35% से ज्यादा मुस्लिम नुमाइंदगी थी इनके कार्यक्रम में और लगभग 20,000 आदमी था। तो ये, और फैजाबाद में, अयोध्या में, विश्वनाथ पाल के यहाँ से मेरे पास एक मेरा लड़का गया हुआ है जो मुझे कवर करता है मेरे लिए, उसने बताया कि बहुत अच्छी भीड़ है। तो 18 मंडल में आज भीड़ बुलाई उन्होंने। और मायावती, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर चाहें कि हमें सत्ता में आना है तो मायावती का वोट 19-19.5%, 17 तक रहा, उसमें कमी नहीं आई। घटना कब शुरू हुआ है, 19 तक मिला, 19 के बाद फिर घटा उनका, 22 में घटा और 24 में घटा। जब तक लड़ती हुई दिखाई दी उनके वोट प्रतिशत में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। न लड़ने के पीछे की रणनीति क्या थी, क्यों नहीं लड़ती हुई नजर आई, क्यों नहीं उन्होंने मेहनत की, क्यों नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम जैसे लोग भी जो 1991 से बीएसपी देख रहे हैं, हमारे पास भी नहीं। हाँ, मुझे ये लगता है कि
अखिलेश यादव आके कहीं कुर्सी पर ना बैठ जाए, इसलिए हम अपने आप को अगर ढीला कर देंगे तो शायद अखिलेश ना आएंगे। इस तरह की कोई रणनीति रही हो दिमाग में रहो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन दो चुनाव तो हमने आपने बिल्कुल सामने से देखा है कि 22 और 24 दो चुनाव तो मायावती ने लड़ना बिल्कुल जैसे लगता था सरेंडर कर दिया हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मायावती ने लड़ने की ठानी है। अब वो लड़ने की ठानने में उनकी रणनीति क्या है, जैसे आज एक बड़ा प्यारा जुमला आया है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको मैं थोड़ा सा डिकोड कर दूं जोड़ के नीरज जी। पहले उन्होंने कहा कि मैंने स्मारक बनवाए, पार्क बनवाए, सब कुछ किया, आप लोग मेरी नकल कर रहे हैं। लखनऊ का स्मारक जो बीजेपी ने बनवाया, राइट। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि ये क्या कहते हैं, चोखा बाटी नहीं चलेगा, ब्राह्मण जो है चोखा बाटी से नहीं मानेगा कि आप एक स्मारक बनवाइए, 3 मूर्तियां खड़ी कर दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और उनकी 3 मूर्तियां लगा दी, चोखा बाटी ये वहां से कनेक्ट कर रही है। तो आप और बीजेपी पे अटैक कर रही हैं। बीजेपी को आज की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक ठाक घेरा है। उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे, मस्जिद, मंदिर, बस कोई मुद्दे छोड़े नहीं है। मैं समझता हूं कि ये फरवरी का महीना, मायावती फरवरी के महीने से रणनीतिक तौर पर मंडल हो गए, प्रदेश का हो गया, 2 अलग पूरा पश्चिम हो गया, अब ये जिलों में कार्यक्रम करवाने जा रही हैं। जो मेरे पास इनपुट है, अब उसका मुख्य अतिथि कौन होगा, कौन उसको लीड करेगा, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि हर जिले में 75 जिले में बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम करेगी। अगर वो ऐसा करने जा रही तो उनका वोटर लड़ता हुआ देखेगा तो उत्साह से वोट करेगा, चढ़ के वोट करेगा, बढ़ के वोट करेगा, और तब फिर वो वहीं पे होंगी जहां पर हुआ करती थी। अब उसके बाद अगर मुसलमान आता है, अगर बैकवर्ड आता है, अगर इनको आता हुआ देखता है तो ब्राह्मण फिर इस तरफ जा सकता है। नीरज जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। एक बात और मायावती के जन्मदिन की बात हुई, सैकड़ों बधाइयाँ उन्हें मिली, योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और सैकड़ों नेताओं, कार्यकर्ताओं और लोगों ने उन्हें बधाइयाँ दी। अखिलेश यादव ने भी एक बधाई संदेश लिखा मायावती के लिए, जिस पर सबकी नज़र गई। मैं उसकी एक लाइन पढ़ रहा हूँ। अखिलेश यादव ने शुभकामनाओं और बधाई के साथ लिखा कि संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा, मायावती के लिए कह रहे हैं, जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे, इस कामना के साथ मायावती जी को जन्मदिन की पुनः बधाई। इस संदेश को कैसे देखते हैं आप? मैंने ये ट्वीट देखा, लेकिन ये ललकारा शब्द जो आया है मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अखिलेश ने ट्वीट किया है जी। और ललकारते हुए, इससे पहले तो ये कहा था कि मायावती ने तो बीजेपी की तारीफ की है, बाकी ललकारते हुए मायावती दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव का बेहतरीन ट्वीट है, बहुत अच्छा मैसेज है इसमें, और अखिलेश यादव ने जिसको कहते हैं निरुत्तर कर दिया है मायावती को, कि मायावती अखिलेश यादव को के इन शब्दों पे कुछ ना कह सकें। तो बहुत ही मतलब जो भी हो, अखिलेश यादव की आज के इस ट्वीट के बाद, एक्स की पोस्ट के बाद, मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव के अंदर मैच्योरिटी लेवल उनका बढ़ गया है। और ये लिखना कल को घेरने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ललकारा है, आपने बीजेपी को ललकारा है, तो ललकारते हुए तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललकारा, तो ये माना जाए कि अखिलेश का ट्वीट पढ़ने के बाद मायावती ने ललकारा क्या, ये भी बड़ा दिलचस्प है। नहीं, लेकिन क्या आप इसमें कोई वैसा संदेश देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई निमंत्रण दे रहे हैं अखिलेश यादव, कोई संभावना दिखा रहे हैं कि भाई राजनीति में तो स्थायी दुश्मन होते नहीं है, और भाजपा आपके लिए भी वही भाजपा है, हमारे लिए भी वही भाजपा है? देखिए, ये बातें समाजवादी पार्टी के कैंप में तो बहुत दिन से चल रही हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, 2019 के चुनाव के बाद जो नतीजा निकल के आया, उसमें एक चीज साफ दिखाई दी कि जाटों और यादव के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। भाई आप समझिए कि मायावती के अलायंस के बावजूद डिंपल यादव हार जाती हैं, धर्मेंद्र यादव हार जाते हैं, अक्षय यादव हार जाते हैं। ये वो सीटें हैं जो समाजवादी कभी नहीं हारती, और इतनी सी बात पे हार जाते हैं कि डिंपल ने मायावती के पैर छू लिए और आकाश आनंद ने मुलायम सिंह के पैर नहीं छुए। तो ये कुछ ऐसा जातियों का एक अजब तरह का उत्तर प्रदेश का खेल है
उसको मतलब डिकोड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि यादव जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाता है जाटों के साथ वोट करने में, और जाटो यादव के साथ वोट करने में कंफर्टेबल नहीं पाता। ये नहीं कि मायावती की वजह से, अखिलेश की वजह से। मायावती की 4 बार सरकार बनी, देखिए जिसका मुख्यमंत्री हो जाता है उसका समाज अपने आप में शेर हो जाता है। ये एक बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल। मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री होने के बाद वो समाज शेर हुआ, मायावती के मुख्यमंत्री होने के बाद ये समाज शेर हुआ। तो अब अच्छा, दोनों बराबर पे हैं। कम से कम ये जो हिस्सा है, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इसमें दोनों लोग बराबर के हैं। हाँ। एक जमीनों वाला था, जमींदार था, एक भूमिहीन था। भूमिहीन को सरकारी नौकरियां मिली, उसके बाद उसको पट्टे मिले, उसके बाद उसने जमीनें खरीदी, सब कुछ हुआ। तो वो बराबर पे आ गए, पट्टीदार हो गए। तब गांव में पट्टीदार, अगर हमारे मतलब जो हमारी जमीन जो मतलब जैसे जो बटाई पे अपना जिंदगी चलाता रहा, वो अगर हमारी पट्टीदारी करने लगे तो एक नेचुरल है कि उसके बीच में दूरी पैदा हो ही जाती है, रिफ्ट हो ही जाता है। तो ये मुश्किल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में किसी तरह की कोई चुनाव से पहले कोई बात बन सकती है। पोस्ट अलायंस ये हो कि भाई कम पड़ने पे मायावती का कहीं बीजेपी से तो कोई मामला न बन जाए, और मायावती कहीं 50, 60, 70 सीटें, 100 सीटें पाके कहीं दूसरा उनका खेल ना हो जाए, तो उसके लिए संदेश में मान सकता हूं। लेकिन ये कहिए कि अलायंस तो मैं अभी भी समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी से किसी तरह का कोई अलायंस नहीं देखता। तो इस पर मेरा ये सवाल, क्या आज की स्थिति में आपको दिख रहा है कि मायावती अच्छी खासी सीटें लाकर पोस्ट पोल अलायंस में एक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये कि उत्तर प्रदेश में तो दो तरफा चुनाव ही हो रहा है, ऐसे में पिछले कई चुनावों से हम देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या मायावती आपको एक पोस्ट पोल अलायंस के लिए प्रभावी सीटें लाती हुई नजर आ रही हैं? लेकिन ये जी, उत्तर प्रदेश को मैं बिहार से अलग नहीं मानता हूं वोटिंग के हिसाब से। करीब करीब जातियों का भी उसी तरह का मामला है उत्तर प्रदेश में जो बिहार में है। करीब करीब मुसलमान और यादव का भी वही मामला है जो बिहार में। हालांकि बिहार में यादव 14% है, यूपी में 7 और 8% के आसपास होगा। इसका फर्क जरूर है। दलितों में वहां जाटो और अनुसूचित जाति के वोटों में जाटो कम है, लेकिन पासवान और मुसाहर, ये जो दूसरे लोग हैं, मांझी की बिरादरी है, ये सारे लोग ज्यादा है। सीधे चुनाव का नतीजा हमने बिहार में देखा है, वहां क्या हुआ है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। देखिए, जब मुसलमान एक ऐसा वोटर है उत्तर प्रदेश में, मुसलमान निकल जाए तो फिर कोई नहीं है, फिर मतलब फिर समाजवादी पार्टी के पास पाने के लिए कुछ है ही नहीं। बिहार जैसी हालत में खड़े होंगे। और वो जो सबसे बड़ा वोट है, वोट शेयर 20 के आसपास, 20% का वोट शेयर, और उसमें बेचैनी पाई जा रही, वो जो दिक्कत है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। और 2022 को हम 27 से कैसे जोड़ दें? 22 में स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, पल्लवी पटेल भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, तमाम दूसरे, दारा सिंह चौहान भी हैं, तमाम लोग हैं। जी जी जी। 27 में वो कोई नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव। बिल्कुल बहुत सारी अभी पुलों के नीचे से बहुत पानी बहना बाकी है 2027 से पहले। 2024 के चश्मे से और 2022 के चश्मे से हम परिस्थितियों का आकलन कर तो सकते हैं, लेकिन उस आकलन के आधार पर 2027 की कोई ठोस तस्वीर बना लें, ये भी राजनीतिक नज़रिए से सही नहीं है, क्योंकि कैनवस पर अभी कूचियाँ चलनी बाकी हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए दोस्तों नमस्कार। नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।